जय हिंद। आज 26 जुलाई 21वीं कारगिल विजय दिवस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की, एक ऐसे परमवीर योद्धा की जिन्हें महज 19 साल की उम्र में ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सबसे सर्वोच्च पदक यानी परमवीर चक्र से नवाजा गया था। द यंगेस्ट परमवीर चक्र ऑफ इंडिया, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, प्रेजेंट सूबेदार मेजर, जो 17 गोलियां खाकर भी टाइगर हिल से वापस लौटे थे, वो भी जिंदा। तो सबसे पहले परमवीर चक्र है क्या? एक ऐसा पदक जिसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का सर्वोच्च पदक माना गया है, जो कि पर्पल रिबन में गुथा हुआ शौर्य का सबसे बड़ा चक्र है, जिसे सारे पदकों से पहले यानी सबसे पहले लगाया जाता है, वो है परमवीर चक्र। और पूरे देश भर में आज तक सिर्फ 21 आर्म्ड फोर्स पर्सनल को शौर्य चक्र यानी दुनिया का सबसे बड़ा शौर्य चक्र यानी परमवीर चक्र से नवाजा गया है, जिनमें से एक है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव यानी प्रेजेंट सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र। फरवरी का महीना 1999। दोनों देशों के बीच इंसानियत और शांति बरकरार रखने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय लाहौर बस यात्रा के लिए गए थे, पर पाकिस्तानी हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि दोनों देशों के बीच इंसानियत और शांति बरकरार रहे, जिसे वो दफन करना चाहते थे। इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत ने एक षड्यंत्र रचा, जिसे हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। 1971 के शिमला समझौते में ये तय किया गया कि जब सर्दियों के महीने में दुर्गम पहाड़ियों पर जीवन यापन करना कठिन हो जाता है, उसी समय सीमाओं के दोनों तरफ से फौज को वापस हटा दिया जाएगा और मौसम ठीक होते ही फौज को फिर से तैनात किया जाएगा। और जैसे कि हमारी सेना एक अनुशासन प्रिय सेना है, एक वेल डिसिप्लिन सेना है, ठीक उसी हिसाब से सर्दियों के महीने में हमारी सेना पोस्ट छोड़कर वापस आ गई थी। पर पाकिस्तानी फौज एक षड्यंत्र रचते हुए 80 किलोमीटर के दायरे में भारत के अंदर घुस गए और हमारे तमाम पोस्ट पर कब्जा बना लिया। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी, एक ऐसा जंग जिसे हम कारगिल युद्ध कहते हैं। तो अब बारी आती है सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र की, द यंगेस्ट परमवीर चक्र ऑफ आवर कंट्री। तो सबसे पहले योगेंद्र जी एक किसान और फौजी का बेटा, जो कि यूपी के जिला बुलंदशहर औरंगाबाद गांव में जन्म लिए थे। बनी बात है कि वो आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। उनके पिताजी ने 1965 और 1971 की लड़ाइयां लड़ी थी, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू मोटिवेट एंड शेयर हिज ऑल द एक्सपीरियंस विद हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, जिससे योगेंद्र जी को फौज ज्वाइन करने के लिए ढेर सारी प्रेरणा भी मिलती थी। और बचपन से ही योगेंद्र जी के हर एक सपने में बस लड़ाइयां ही देखती थी। फिर उनके बड़े भाई जो कि फौज में थे, उनके कहने पर योगेंद्र जी आर्मी रैली में ट्रायल देने के लिए चले गए। तभी उनका उम्र था महज 16 साल और 5 महीना। और ट्रायल देने के लिए जाते वक्त वो सोच रहे थे कि अगर मैं आज ट्रायल के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं आज सिलेक्शन के लिए जा रहा हूँ, तो सिलेक्ट होकर ही वापस लौटूंगा। और योगेंद्र जी आर्मी रैली से वापस सिलेक्ट होकर ही लौटे। पर उनके पिताजी को ये विश्वास नहीं था कि योगेंद्र जी पहले ट्रायल में ही एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएंगे। जिस रेजिमेंट की स्टोरी, जिस रेजिमेंट की कहानियां वो अपने स्कूल में बचपन में पढ़ा करते थे किताबों में, जैसे CQMH अब्दुल हमीद साहब और मेजर हुसार सिंह साहब जैसे बहादुरों की, आज उन्हीं के रेजिमेंट में यानी ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में योगेंद्र जी को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। तो बात ऐसी है कि जिनकी कहानियां वो बचपन में अपने स्कूल में पढ़ा करते थे, आज उन्हीं के रेजिमेंट में ट्रेनिंग लेते लेते योगेंद्र जी अंदर से बहुत सख्त हो चुके थे। रेजिमेंट की सारी वैल्यूज उनके अंदर पूरी तरह से आ चुकी थी। और 1 साल के मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद उन्हें 18 ग्रेनेडियर्स में पोस्टिंग मिला, जो कि उस समय कश्मीर में तैनात थी। वहां उन्हें अपने साथियों के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे टेररिज्म के खिलाफ कैसे ऑपरेशन किए जाते हैं, कैसे उन्हें चारों तरफ से घेर के मारा जाता है, और ऐसे ही कई सारी मिलिट्री टैक्टिक्स और टेक्निक्स उन्हें वहां पर सीखने को भी मिली। फिर 1999 का साल आया। जनवरी और फरवरी
2 महीने की छुट्टी पे योगेंद्र जी अपने घर गए थे। ठीक उसी समय 5 मई के दिन उनकी शादी पक्की हो चुकी थी और अचानक उन्हें एक दिन स्वप्न आया जैसे कि हमारे नेशनल फ्लैग को, जैसे कि हमारे तिरंगे को कोई छीन कर भाग रहा है और दोनों मुल्कों के सिपाही एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, जिससे कि उन्हें लगा कि भाई कुछ न कुछ तो गलत होने वाला है। फिर जब वो शादी के बाद जम्मू पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका रेजिमेंट कश्मीर वैली से उठा करके द्रास सेक्टर पे भेज दिया गया है। तभी उनको कुछ गड़बड़ी लगी और हाँ, उनका एक दिली सपना था जंग लड़ने का, जो कि अब धीरे धीरे सच होने लगा था। फिर वो अपने रेजिमेंट की तरफ रवाना हो गए और वहां पे पहुंचते उन्होंने देखा कि उनके एक जवान को, उनके एक साथी को हेडशॉट हुआ था, उन्हें गोली लगी थी, जिसे देख योगेंद्र जी का खून खोल उठा और उनके अंदर बदला लेने की आस जगी। फिर उन्हें तोलोलिंग की पहाड़ी पर नीचे से ऊपर एम्युनिशन और राशन पानी ले जाने का टास्क मिला। वो सुबह 5 बजे चलना शुरू करते और रात 2-2:30 बजे ऊपर पहाड़ी पर पहुंचते, जिसके बीच उन्हें दुश्मन का आर्टिलरी फायर, मोर्टार फायर और गन्स फायर का भी सामना करना पड़ता। तभी एक 19 साल का लड़का यानी योगेंद्र जी सोचने लगे कि ऊपर बैठा साथी तभी फायर कर पाएगा जब हम उसके पास एम्युनिशन पहुंचाएंगे, और अगर ऊपर बैठा वो बंदा हमारे सीने को सेफ रख रहा है तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके पीठ को सेफ रखें। और इसी सोच के साथ वो 22 दिनों तक लगातार चलते रहे और 22 दिनों तक चलने वाले सिर्फ 3 ही ऐसे जवान थे जो दिन और रात चलते रहे, जिनमें से एक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी भी थे। और इन्हीं 22 दिनों में वो अपनी एक अलग पहचान बना चुके थे कि वो मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उन्हें एक स्पेशल टुकड़ी यानी उन्हें एक विशेष टुकड़ी में भी शामिल किया गया। और वो कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी काम शिद्दत से करो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाती है। फिर 12 जून 1999 के दिन बटालियन 2 सीनियर कमीशन ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों के शहादत के साथ पहली सफलता के रूप में तोलोलिंग की पहाड़ी पर विजय प्राप्त की। फिर उनके रेजिमेंट को एक टास्क मिला टाइगर हिल, जो कि द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी है, और ये उनके लिए एक मौका था कि वो अपने 2 सीनियर कमीशन ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों की शहादत का बदला ले सकें। फिर उन्हें टाइगर हिल पे त्रिशूल भेदी आक्रमण यानी त्रिशूल व्यू आक्रमण करने का प्लान मिला, जिस आक्रमण को 3 दिशाओं से की जाती है। और इसी आक्रमण के लिए एक प्लाटून बनाया गया, घातक प्लाटून, जिसका कमांड कर रहे थे लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। फिर इसी घातक प्लाटून को सपोर्ट करने के लिए डेल्टा कंपनी बनाई गई, जिसका कमांड कर रहे थे कैप्टन सचिन निम्बालकर। फिर इसी डेल्टा कंपनी को सपोर्ट करने के लिए चार्ली कंपनी बनाई गई। फिर यह तय किया गया कि घातक प्लाटून टाइगर हिल के दाहिने ओर से चढ़ेगी, जो कि बिल्कुल खड़ी चट्टान थी एकदम 90 डिग्री के एंगल पे, जहां से दुश्मन ये सोचकर बैठा था कि हिंदुस्तानी फौज यहाँ से कभी नहीं आ सकती। फिर अल्फा कंपनी को सामने से भेजा गया ताकि दुश्मन को ये लगे कि हमला तो सामने से ही होगी, पर चैलेंजेस ये थी कि एक तो खड़ी चट्टान, ऊपर से ऊंचाई 16,500 फीट, वो सिर्फ रात को ही चढ़ सकते थे, दिन में नहीं, क्योंकि अगर वो दिन में चढ़ते तो दुश्मन को ये पता लग जाता कि हिंदुस्तानी फौज नीचे से ऊपर आ रही है। फिर 3-4 दिन के रिहर्सल के बाद उन्हें टाइगर हिल मार्च करने का आदेश मिल ही गया। पहले दिन हमारे जवान पूरी रात चढ़ते रहे और सुबह होते ही पत्थरों की आड़ में छिप गए। फिर दूसरी रात हमारे जवान चढ़ने लगे, पर दुश्मन इतना चौकन्ना था कि वो हमारे हर एक हरकतों को, हर एक मूवमेंट को अच्छी तरह से देख रहा था। और जैसे ही कैप्टन सचिन निम्बालकर की टीम आगे सर्च करने के लिए गई और दुश्मन की फायरिंग रेंज के अंदर आते ही दुश्मन ने फायर खोल दिया, और इसी वजह से कैप्टन सचिन निम्बालकर के टीम के एक बंदे को गोली भी लग गई। क्योंकि हम इस बात से पूरी तरह से अनजान थे, बिकॉज नीचे से ऊपर कुछ दिखाई ही नहीं देती थी, और इसीलिए दुश्मन का लोकेशन भी हमें कुछ खास तरह से पता नहीं चल रहा था। और मुश्किल ये थी कि हम कैप्टन सचिन निम्बालकर के टीम को डायरेक्ट फायर सपोर्ट भी नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसे में गोली हमारे बंदों को ही लगती और
आर्टिलरी का फायर भी हम नहीं डलवा सकते क्योंकि सेफ्टी डिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो चुका था। फिर बहुत मुश्किलों के साथ रात 11 या फिर 11:30 के बीच कैप्टन सचिन निंबालकर के टीम को सेफली निकाला गया। फिर यह तय किया गया कि उसी रात अटैक होगा और योगेंद्र जी को एक टुकड़ी का गाइड बनाया गया, जिस टुकड़ी में उन्हीं का एक नाम राशि था, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर्स। अब दोनों मिलकर टुकड़ी को गाइड करने लगे। सामने खड़ी चट्टान थी, वो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगे, पर रात के अंधेरे में वो इस बात से अनजान थे कि वो जिस रास्ते से ऊपर चढ़ रहे थे उसी के दोनों तरफ दुश्मन के बंकर्स थे और हमारे जवानों के आवाज से और पत्थर गिरने की आवाज से दुश्मन जाग गया और बंकर्स के दोनों तरफ में से वो क्रश फायरिंग चालू कर दिया, जिसकी वजह से योगेंद्र सिंह यादव जी के टुकड़ी का रास्ता कट ऑफ हो गया और तब तक सिर्फ हमारी तरफ से 7 जवान ऊपर चढ़ पाए थे कि बाकियों को चढ़ने ही नहीं दिया। फिर योगेंद्र जी अपने 7 जवानों की टुकड़ी के साथ ऊपर चढ़ने लगे और ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि सामने तो पाकिस्तानियों के 2 बंकर्स थे और देखते ही देखते पाकिस्तानियों ने फायर खोल दिया और इसी फायर का जवाब देते हुए योगेंद्र जी की टुकड़ी भी अंधाधुंध फायर करने लगी और अंधाधुंध फायर के साथ उन्होंने दुश्मन को वहीं मार गिराया और उसी 2 बंकर से सिर्फ 50 या 60 मीटर की दूरी पे थी टाइगर हिल की चोटी, जहां से पाकिस्तानियों ने देखा कि हिंदुस्तानी फौज तो चोटी के करीब पहुंच चुकी है और उन्होंने भी इतना जबरदस्त फायर खोला कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। मुश्किल ये थी कि अगर हमारे जवान एक कदम आगे रखते तब भी मौत सामने खड़ी थी और अगर एक कदम पीछे रखते तब भी मौत सामने खड़ी थी, यानी मरना तो सुनिश्चित था। फिर पूरी टुकड़ी ने यह तय किया कि यार आज तो मरना सुनिश्चित है, तो क्यों ना मरने से पहले जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दुश्मन को मार गिराया जाए। आप सभी को मैं एक चीज बता दूं कि चाहे शरीर गोलियों से छलनी ही क्यों ना हो जाए, अगर एक बूंद भी शरीर में बचा हो तब भी आखिरी सांस तक हमारे जवान दुश्मन के तरफ ही बढ़ते हैं और ये इस मिट्टी में पैदा होने वाले हर एक हिंदुस्तानी का ताकत है, हर एक हिंदुस्तानी का जज्बात। फिर हमारे जवान बंकर्स के तरफ भागे, वहां से पाकिस्तानियों का मृत शरीर निकाला और वहीं से लड़ना शुरू किए और लगातार 5 घंटे की जबरदस्त फायरिंग के बाद हमारे जवानों का भी एम्यूनिशन अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। फिर हमारे जवान एक प्लान बनाते हुए अचानक से फायरिंग रोक दी, जिसके वजह से दुश्मन का आर्टिलरी फायर, मोटर फायर और गन फायर भी 15-20 मिनट के बाद धीरे धीरे रुक गई, क्योंकि हमारे तरफ से कोई जवाब ही नहीं दी जा रही थी। तब शायद दुश्मन को ये लगा होगा कि या तो हिंदुस्तानी फौज मर गई या फिर उनका एम्यूनिशन खत्म हो गया। फिर 15-20 मिनट के बाद पाकिस्तानी फौज के 10 या 12 जवान ये देखने के लिए आए कि हिंदुस्तानी फौज जिंदा भी है या फिर मर गई, और अगर जिंदा है तो कितनी तादाद पे है। पर उन्हें ये मालूम नहीं था कि हमारे जवान आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए पत्थरों के पीछे से निशाना लगाए बैठे थे और दुश्मन फायरिंग रेंज में आते ही हमारे जवानों ने एक साथ फायर खोल दिया। मुश्किल से 1-2 बचे होंगे और बाकी को वहीं के वहीं ढेर कर दिया और जो 1-2 जवान बचे थे वो ऊपर जाकर बता दिए कि हिंदुस्तानी फौज के 7-8 जवान यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और देखते ही देखते 30 मिनट के अंदर हमारे जवानों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले तो दुश्मन ग्रेनेड फेंकने लगे, फिर पत्थर फेंकने लगे, पर योगेंद्र जी ने या फिर उनके टुकड़े ने कोई भी जवाब नहीं दिया, ना तो फायर किया, क्योंकि अगर हमारे जवान फायर करते तो हमारे जवानों की लोकेशन जाहिर हो जाती। फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज के 30 से 35 जवान अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए हिंदुस्तानी फौज के तरफ चले आए और आते ही उन्हें हिंदुस्तानी फौज का एक LMG दिखा, यानी लाइट मशीन गन, और LMG के दिखते ही उन्होंने सीधा उसके ऊपर RPG का एक राउंड दाग दिया, जिससे कि LMG का बैरल डैमेज हो गई। और इसी LMG के बाएं तरफ बैठे थे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। तभी उन्हें प्लाटून हवलदार मदन साहब की आवाज आई, योगेंद्र LMG को उठा करके फेंक, आज इस LMG के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में हमें बचाने के लिए। और LMG फेंकते ही योगेंद्र जी ने जब ऊपर देखा तो 7 पाकिस्तानी खड़े थे और योगेंद्र जी की आवाज सुनते ही उन्होंने
उनके ऊपर एक ग्रेनेड फेंक दिया, पर लगा उनके नामरासी को, जिसके वजह से उनकी उंगली कट के निकल गई। तो दुश्मन ने फिर से ग्रेनेड फेंका, पर इस बार लगा योगेंद्र जी के घुटने पर और वो वहीं खड़े के खड़े नीचे गिर गए। अब कुछ देर के बाद योगेंद्र जी को आभास हुआ कि उनके घुटने से पैर कट के निकल गई, और जब उन्होंने हाथ लगा कर देखा तो पता चला कि भाई पैर तो है, बस सेंसिटिविटी नहीं थी। फिर बहुत मुश्किलों के बाद वो जब अपना फर्स्ट एड कर रहे थे, तभी एक दूसरा ग्रेनेड आके उनके नाक पर लगा, और नाक पे लगते ही ग्रेनेड फट गया, जिसके वजह से पूरा शरीर नीचे से ऊपर तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी, और उनका चेहरा पूरा सुन्न पड़ चुका था। उन्हें लगा कि उनकी आंखें चली गई है, पर कुछ देर बाद जब उन्होंने आंख खोल के देखा तो उनका पूरा बदन लहूलुहान हुआ था, नाक से खून की धार बह रही थी। फिर योगेंद्र जी ने स्लीपिंग बैग फाड़ के खून बंद करने की कोशिश करी, पर वो कामयाब नहीं रहे, क्योंकि खून बहता ही जा रहा था। फिर उन्होंने अपने साथी से फर्स्ट एड की मांग की और फायरिंग पोजीशन पे आ गए, और थोड़ी देर बाद जब योगेंद्र जी ने पीछे देखा तो उनके साथी ने फर्स्ट एड करने के लिए जब फिल पट्टी निकालकर मुंह के पास पॉलीथीन फाड़ने के लिए लाया तो उनके साथी को हेडशॉट लगी और वो वहीं पीछे गिर गए। फिर योगेंद्र जी ने अनंतराम जी को बोला, यार अनंतराम, उस बंदे को तो गोली लगी है। और जवाब में अनंतराम जी ने बोला, क्या? और इतना बोलते ही अनंतराम जी के सीने में ब्रस्ट आके लगी और अनंतराम जी योगेंद्र जी की तरफ गिर गए। फिर योगेंद्र जी ने अपने प्लाटून हवलदार मदन साहब को रिपोर्ट दिया कि साहब, दोनों बंदों को तो गोली लगी है और दोनों को दोनों शहीद हो गए। और इतना बोलते ही उन्हें पाकिस्तानियों ने घेर लिया। अब सिचुएशन ऐसी थी कि जिन साथियों के साथ योगेंद्र जी चंद मिनटों पहले बात कर रहे थे, अब कोई नहीं बचा था। एक पल में ही सब कुछ खत्म हो गया था, और खून के ज्यादा से ज्यादा बहने की वजह से अब योगेंद्र जी भी धीरे धीरे बेहोश होने लगे थे, पर इतना भी नहीं कि वो दुश्मन के हरकतों को देख न सके या फिर उन्हें सुन न सके। ऐसे में पाकिस्तानियों को लगा कि सब मारे जा चुके हैं, और पाकिस्तानी कमांडर ने उनके जवानों को ये हुक्म दिया कि सभी को रीचेक किया जाए, कहीं इनमें से कोई जिंदा तो नहीं। और रीचेक करने के लिए जब दुश्मन हमारे फौजियों के शरीर के ऊपर 3-3, 4-4 राउंड के ब्रस्ट खींच रहे थे, तो फौजियों का शरीर जमीन से 2-2 फीट ऊपर ऐसे उछलती थी। फिर दुश्मन एक एक करके सभी के ऊपर ब्रस्ट खींचते चले गए, और अब बारी थी योगेंद्र सिंह यादव जी की, जो कि अभी भी जिंदा थे। सबसे पहले दुश्मन ने उनके बाएं हाथ पे गोली मारी, फिर जांघ पे और फिर पैर में। 3-3 जगह गोलियां खाने के बाद योगेंद्र जी चुपचाप गोलियों के पीड़ा को सहते रहे। उन्होंने देखा कि गोलियां लगने के कारण उनके शरीर से धुआं निकल रही थी। फिर वो अपने आप में एक विश्वास जगाए कि अगर दुश्मन मेरे सर पे और सीने पे गोली नहीं मारी तो चाहे वो मेरे हाथ और पैर ही क्यों ना काट के ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूंगा और जिंदा भी रहूंगा। और यही वो विश्वास थी, वो आस्था थी, जिसके बदौलत आज सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र आज हमारे बीच जिंदा है। फिर वो पाकिस्तानी कमांडर अपना बेस कैंप मुस्को वैली, जो कि टाइगर हिल के पास है, वहां पे हिंदुस्तान के एमएमजी पोस्ट पर हमला करने का मैसेज भेजा। और ये सुनते ही योगेंद्र जी ने सोचा कि हे भगवान, आज तो मेरी पूरी टुकड़ी, पूरा पलटन आज खत्म हो जाएगी। और उन्होंने ऊपर वाले से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मुझे बस इतना जिंदा रख दे कि मैं ये मैसेज अपने एमएमजी पोस्ट पर तैनात साथियों तक पहुंचा सकूं। फिर दुश्मन जाते जाते योगेंद्र जी के सीने में गोलियां दाग कर चले गए, और अपने दृढ़ मनोबल के बदौलत पूरे 17 गोलियां खाने के बाद भी योगेंद्र जी जिंदा थे, और ईश्वर शक्ति भी उनका साथ दे रही थी, क्योंकि जिस जगह पे योगेंद्र जी 5-5 रुपए के सिक्के इकट्ठा करके पर्स में रखे थे, उसी जगह पे ही दुश्मन की गोली लगी थी। फिर पाकिस्तानियों ने उन्हें बूट की ठोकरें मारी, गंदी गालियां दी और अमानवीय क्रूरताएं की। तब तक योगेंद्र जी को ये लगने लगा था कि वो मर गए हैं, पर जब दुश्मन का पैर उनके पैर से टकराया तो योगेंद्र जी को पता चला कि वो अभी तक जिंदा थे। फिर योगेंद्र जी अपना हैंड ग्रेनेड निकाले और दुश्मन के तरफ फेंक दिया, और हैंड ग्रेनेड जाके दुश्मन के हुड पे लगा,
जो कि निकालने से पहले ही फट गया। फिर दुश्मन के अंदर खलबली मच गई। वो सोच रहे थे क्या इनमें से कोई जिंदा भी है, तो कई सोच रहे थे कि नीचे से हिंदुस्तानी फौज की रीएनफोर्समेंट आ गई। यार कौन कह सकता है कि इतने ब्रश खींचने के बाद भी इनमें से कोई अभी तक जिंदा भी होगा। फिर ये सब के बाद जब योगेंद्र जी ने AK-47 राइफल उठाने की कोशिश करी तो उनका बायां हाथ हिला नहीं, क्योंकि गोली लगने के कारण उनके हाथ से हड्डी बाहर तक निकल चुकी थी। फिर योगेंद्र जी ने एक हाथ से राइफल उठाकर फायर करने लगे और वहीं पे 3-4 दुश्मनों को ढेर कर दिया। फिर योगेंद्र जी लुढ़कते लुढ़कते 3-4 लोकेशंस चेंज करी और वहां से वो फायर करने लगे, जिससे कि दुश्मन कंफर्म हो गया कि नीचे से हिंदुस्तानी फौज की रीएनफोर्समेंट ऊपर आ चुकी है और वो वहीं डर गए और डर के मारे भाग गए। फिर रेंगते रेंगते योगेंद्र जी ने आगे जाकर देखा कि दुश्मन के तो लंगर चल रहे थे, उनके टेंट वहीं पे गड़े हुए थे और उनके वेपन्स वहीं पे डिप्लॉयड थे। फिर योगेंद्र जी को तो ये पता था कि नीचे से ऊपर हिंदुस्तानी फौज अटैक करने के लिए जरूर आएगी। फिर अचानक से योगेंद्र जी के अंदर एक ऐसा पागलपन सवार हुआ कि वो सोचने लगे कि जैसे भी हो मुझे नीचे जाकर अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना है ताकि हिंदुस्तानी फौज चौकन्ना हो सके। फिर पीछे मुड़कर योगेंद्र जी ने देखा कि शायद कोई साथी अभी तक जिंदा हो, पर किसी का सर फटा हुआ था तो किसी के फेफड़े बाहर तक निकले हुए थे। योगेंद्र जी अपने हर एक साथी को गोद में पकड़कर घंटों तक रोते रहे। अब बात ऐसी थी कि 2.5 साल की सर्विस और 19 साल का उम्र, जिसने अपने प्लाटून के हर एक साथी को खो दिया था, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान किस तरफ है और पाकिस्तान किस तरफ। फिर उन्होंने अपने टूटे हुए हाथ को तोड़ने की कोशिश करी, पर वो नाकाम रहे, क्योंकि उन्हें अब दर्द बहुत ज्यादा होने लगा था। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ को पीछे फेंका और कमर के बेल्ट में फंसाया। फिर उन्हें अचानक से एक आवाज सुनाई दी कि बेटा तू इस नाले से नीचे लुढ़क जा, तू हिंदुस्तान पहुंच जाएगा। और फिर योगेंद्र जी बिना कुछ सोचे समझे उस नाले से नीचे लुढ़क गए और लुढ़कते लुढ़कते योगेंद्र जी एक गड्ढे में फंस गए और एक हाथ से ही वो लटकते रहे। चंद मिनटों के लिए उन्हें लगा कि वो दुश्मन के इलाके में घुस गए हैं, पर जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें अपने साथी नजर आए और उन्होंने आवाज लगाई। फिर उनके साथी आते ही सोचने लगे यार अब तो ये बंदा नहीं बचेगा। तब दोपहर के 1:30-2:30 बज रहे थे। योगेंद्र जी ने बोला यार बस पोस्ट को बचा लो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। फिर इन सारी घटनाओं का खबर पहुंचते ही कमांडिंग अफसर कर्नल खुशाल चंद ठाकुर साहब ने योगेंद्र जी को अपने पास बुलाया। सीओ साहब तक पहुंचते पहुंचते योगेंद्र जी के शरीर से इतना खून निकल चुका था कि अब योगेंद्र जी को दिखाई देना भी बंद हो गया। फिर योगेंद्र जी के पहुंचते ही सीओ साहब ने बोला योगेंद्र मैं तेरा कमांडिंग अफसर कर्नल खुशाल चंद ठाकुर बोल रहा हूँ। फिर योगेंद्र जी ने बोला जैन साहब बहुत तेज सर्दी लग रही है, और इतना कहते ही योगेंद्र जी के लिए टेंट में स्टोव जलाए गए। अब शरीर में बारूद के कारण योगेंद्र जी का जबान ऐंठने लगा था, तो डॉक्टर साहब उन्हें एक ग्लूकोज का पैकेट पिलाए। फिर योगेंद्र जी ने ऊपर की तमाम इंफॉर्मेशन सीओ साहब को दी। फिर सीओ साहब ने पूछा कि योगेंद्र ऊपर जवान की रिक्वायरमेंट क्या है। योगेंद्र जी बोले कि साहब ऊपर फील्ड पट्टी और एम्यूनिशन के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर सीओ साहब ने पूछा कि ऊपर खाने पीने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो योगेंद्र जी बोले कि साहब ऊपर तो भूख ही नहीं लगती, 72 घंटों से हम 2 साथी मिलकर बिस्किट का सिर्फ आधा ही पैकेट खाए थे, अभी भी आधा बैलेंस है। और इतना बोलते ही योगेंद्र जी बेहोश हो गए। फिर योगेंद्र जी को ट्रीटमेंट के लिए 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर भेज दिया गया और उसी रात उन्हीं के बटालियन ने फिर से टाइगर हिल टॉप पे हमला किया। और खुशी की बात यह है कि बिना किसी कैजुअलिटी के उन्हें फतह मिली और उन्होंने टाइगर हिल टॉप पे विजय पताका फहरा दिया। फिर योगेंद्र जी को बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट भेज दिया गया और 16 महीने की ट्रीटमेंट के बाद आज योगेंद्र जी फिर से इंडियन आर्मी में ड्यूटी करने लगे। और इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं बहादुरियों की वजह से, इन्हीं शौर्य, इन्हीं परम वीरता की वजह से आज योगेंद्र जी को परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये तो वही बात हुई ना कि सेल्फ मोटिवेशन।
अगर आप इस चीज को एक बार अपने अंदर डाल दो तो दुनिया में ऐसा कोई भी माई का लाल नहीं जो आपको रोक सके। यार, सभी के पास एक आंतरिक शक्ति होती है और उसे पहचानने की जरूरत है और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करने की जरूरत है। तो हमारे लिए इससे बड़ी मोटिवेशन और कुछ भी नहीं हो सकती कि हमने भारत माता के गोद में जन्म लिया है, एक ऐसे मिट्टी में जिसे वीर और वीरांगनाओं ने अपने खून से सींचा हो। तो इससे बड़ा मोटिवेशन, इससे बड़ी ताकत हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। और अब बारी है परमवीर चक्र की घोषणा की, और मैं आप सभी को एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र का घोषणा हुआ था, जिसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। फिर 14 अगस्त 1999 के दिन शाम को स्टार न्यूज पे दिखाया गया कि कारगिल युद्ध के दौरान 4 परमवीर चक्र दिए जा रहे हैं, जिनमें से एक 18 ग्रेनेडियर को भी मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया जा रहा है। और उसी न्यूज के बाद बेस हॉस्पिटल में सारे जवान योगेंद्र सिंह यादव जी के पास आके योगेंद्र जी को बधाई देने लगे कि बधाई हो, आपके रेजिमेंट को एक मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला है। फिर एक दूसरे को बधाई देते हुए सब सो गए, पर योगेंद्र सिंह यादव जी इस बात से खुश थे कि उन्हीं के एक साथी को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला, जिसके साथ उन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी, और इसी बात से वो बहुत ज्यादा खुश थे। फिर रात को 1:30-2 बजे के आसपास बेस हॉस्पिटल की एमएनएस भागते हुए योगेंद्र सिंह यादव जी के पास आई और पूछने लगी कि आपका नाम क्या है। तो योगेंद्र जी अपना नाम और अपना आर्मी नंबर बताकर सो गए। 1 घंटे के बाद फिर से भागते हुए आई और उनके घर वालों का डिटेल्स पूछी। तो योगेंद्र जी अपना घर वालों का डिटेल्स देकर पूछे कि मैम हुआ क्या है, ये तो बता दो। फिर एमएनएस ने बोला कि मुझे कुछ भी पता नहीं, और वो चली गई। फिर 4 बजे एमएनएस भागते हुए योगेंद्र जी के पास आई और बोली कि सुबह आपसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिलने के लिए आ रहे हैं, तो आप अच्छे कपड़े पहन के बेड पर बैठ जाना। फिर सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच जनरल साहब बेस हॉस्पिटल में आए और वहाँ के कमांडेंट ने बोला कि दिस बॉय इज योगेंद्र सिंह यादव। फिर जनरल साहब योगेंद्र जी को बधाइयां देने लगे। तो योगेंद्र जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो पूछे कि साहब क्यों? तो जनरल साहब बोले कि टीवी क्या सिर्फ फिल्म देखने के लिए लगाई गई है? तो योगेंद्र जी बोले कि नहीं साहब, हम इसमें समाचार भी देख लेते हैं। और कल के समाचार में मुख्य समाचार यह है कि कारगिल युद्ध के दौरान 4 परमवीर चक्र दिए जा रहे हैं, जिनमें से एक मेरे रेजिमेंट 18 ग्रेनेडियर्स के एक साथी को दिया जा रहा है, जो कि मेरे साथ कारगिल का युद्ध लड़ा था और जो कि अभी वो शहीद हो गया है। फिर जनरल साहब बोले कि आपको ही परमवीर चक्र से नवाजा गया है। तो योगेंद्र जी बोले कि साहब मैं तो अभी भी जिंदा हूँ, मैं तो मरा नहीं। तो जनरल साहब ने बताया कि एक छोटी सी गलती के कारण आपको मरणोपरांत परमवीर चक्र घोषित किया गया, पर जब हमने ढूंढा तो हमें पता चला कि आपको बेस हॉस्पिटल दिल्ली पे एडमिट किया गया है और आप अभी भी जिंदा हैं, तो मैं आपसे मिलने के लिए चला आया। और इसी तरह से योगेंद्र जी के लिए परमवीर चक्र की घोषणा हुई और उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। जय हिंद। आप नमक का हक अदा करो, हम मिट्टी का हक अदा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।